उन दिनों नेपाल में बाढ़ आने की वजह से बहुत से लोग बेघर हुए, जिस कारण बहुत से लोगों ने वहां से भारत के लिए पलायन किया। उन्हीं में एक लड़की थी, क्रिशल। वह अनाथ थी। वह भी अपने चाची चाचा के साथ भारत आ गई। लेकिन चाची चाचा ने भारत आकर उसे बोझ समझकर अकेले छोड़ दिया। 2 दिन से भूखे रहने के कारण वह बेहोश हो गई और रास्ते में गिर पड़ी। हेमंत ऑफिस आ ही रहा था कि रास्ते में उसकी नजर क्रिशल पर पड़ी। अरे, ये लड़की तो बेहोश है। अब ये लड़की, उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ओफो, ये तो होश में ही नहीं आ रही है। हेमंत ने अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर पानी छिड़का तो वह होश में आ गई। कौन हो तुम? मेरो नाम क्रिशल हो। यहाँ की तो नहीं लगती। कहाँ से आई हो? नेपाली हूँ। मेरो देश नेपाल हो। हिंदी तो समझती हो ना? थोड़ा थोड़ा। मेरो काकी इंडियन हो। अच्छा, तुम यहाँ बेहोश होकर गिर गई थी। अगर मेरी नजर नहीं जाती तो बेहोशी पड़ी रहती। ये सुनकर क्रिशल रो पड़ी और हेमंत को सारा हाल कह सुनाया। हाँ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे चाचा चाची को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम कहाँ जाओगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। आज ही मैं तुम्हारे काम की बात करता हूँ। मेरी एक दोस्त है सारिका, तुम कुछ दिन उसके साथ रहो। तपाल लाई, धन्यवाद। आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तपाई लाई? मैं समझा नहीं। ढेरो ढेरो। चलो छोड़ो, तुम्हारी भाषा समझने में मुझे बहुत वक्त लगेगा, मगर यह भी अच्छा है कि तुम हिंदी समझती हो। अब उठो और गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ। हेमंत ने सारिका से कुछ दिन उसे अपने साथ रखने के लिए कहा और अपनी ही कंपनी में उसे काम दिलवा दिया। क्रिशल को हेमंत के साथ काम करते हुए 4 महीने बीत गए। धीरे धीरे वो एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन हेमंत ने कहा, क्रिशल, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। हेमंत, थप जानकारी मलाई, नई जिंदगी दी, मैं तैयार छू। भगवान के लिए मेरी माँ के सामने नेपाली मत बोलना, वरना माँ मुझे और तुम्हें दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। उसके बाद वो दोनों हंस पड़े और अपने आने वाले जीवन के सपने देखने लगे। हेमंत की माँ अलकनंदा नेपाली लड़की से शादी करने की कभी इजाजत नहीं देती, इसीलिए उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब हेमंत क्रिशल को घर लेकर पहुंचा तो अलकनंदा चौंक गई और पूछने लगी, हेमंत, कौन है रे ये लड़की? माँ, ये आपकी बहू है। माफ कीजिए, मैंने आपसे इजाजत लिए बिना शादी कर ली। तो आप किस लिए आया है यहाँ? निकल जा यहाँ से, इसे लेकर नालायक। माँ, अंदर तो आने दो, सब बताता हूँ। सासू, किन रिसावनु भयो, अब मैं तिमरो बुहारी हूँ। हे भगवान, ये क्या बोल रही है? कहाँ से उठा लाया रे तू इसे? माँ, ये नेपाली है, नेपाली भाषा बोलती है, लेकिन हिंदी भी समझती है। हमारी कॉलोनी में जो चौकीदार रहता है, बहादुर, जो नमस्ते बीबी जी कहता है, कहीं ये उसकी ही रिश्तेदार तो नहीं? माँ, बहादुर के अलावा बहुत लोग रहते हैं नेपाल में। अब यहीं खड़ी सवाल करती रहोगी या क्रिशल को अंदर भी लेकर चलोगी? अंदर तो तू ले ही आया है, अब मुझसे क्या पूछना? आज मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। तुम क्या ढूंढने लगी क्रिशल? वो सासू माँ का कुछ मिट्टी में मिल गया, वही देख रहा था। तर यहाँ माटो छैन। तुम्हें मेरी माँ की भाषा समझने में समय लगेगा क्रिशल। चलो अंदर चलो। हाँ, आई चल के नेपाली कहीं की। अंदर जाकर पहले मुंह धो लेना, मुंह पर जैसे मैदे का लेप लगा रखा हो। भला क्या जरूरत है इतना क्रीम पाउडर पोतने की? माँ, क्रिशल मेकअप नहीं करती। वो कुदरती इतनी गोरी है कि उसे कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। सच्ची? हाँ, तू ही आ सकता है ऐसी लड़कियों के झांसे में, मैं नहीं। अगले दिन जब क्रिशल नहा धोकर रसोई में आई तो अलकनंदा बोली,
अरे तुम तो सच में ही बहुत गोरी हो। वैसे एक बात तो है, तुम्हारे जैसी गोरी बहू पूरी कॉलोनी में नहीं है। सासू, मैले बिहान को खाजामा के बनाऊ ने। बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे हाथ जुड़वा लो और मुझसे हिंदी में बात कर लो। हाँ सासू माँ, नाश्ते में आप क्या क्या खाएगा? हाँ, टूटी फूटी ही सही, मगर आप ठीक है। मैं अभी तो चाय बिस्कुट खाऊंगा। अरे खाऊंगी। आप बैठ जाइए, मैं बनाता हूँ। अलकनंदा बाहर आकर बैठ गई और हेमंत से बोली, जरा बात सुन, आज उसकी पहली रसोई है, इसीलिए पास पड़ोस और कुछ खास रिश्तेदारों को बुला रही हूँ ताकि लोगों को यह पता चल सके कि तूने शादी कर ली है। माँ, लेकिन इतने लोग? तभी क्रिशल चाय लेकर आई और बोली, सासू चाय पी लो। ये क्या लट सी मारती हो? सासू चाय पी लो? खबरदार जो मुझे आज के बाद सासू बुलाया तो आज के बाद तुम मुझे सिर्फ माँ कहोगी, समझी? मैं समझ गया माँ, आपको तपाई लाई, धन्यवाद। अलकनंदा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब तुम्हें अपनी पहली रसोई बनानी है। करीब 50 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। क्या कर पाओगी? माँ, आप मेरी मदद करोगे तो कर लूंगा। लूंगा दूंगा हमारे यहाँ मर्द बोलते हैं, औरतें लूंगी दूंगी बोलती हैं। ठीक है माँ। तो बताओ खाने में क्या बना रही हो? माँ, हमरे यहाँ सेल रोटी, योमारी, दाल भात और जुजू थाऊ खाता। आप बताओ क्या बनाना? हाँ, कैसे समझूं इस लड़की को? क्या कहे जा रही है मुझे कुछ नहीं मालूम। पता नहीं इसने किस किस बला के नाम बताए हैं। माँ, तैयारी करूं? हाँ करो, कुछ चाहिए तो बता देना। भांडा चाहिए। भांडा मतलब? मतलब बर्तन जिसमें खाना बनाती और चावल को पीठो, नरीवल, नूनू, खुरसानी और देखकर बता दूंगी। ये शब्द तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं सुने। मैं तो चली मोहल्ले में न्योता देने, अब जो मन करे बना लेना, मगर मेरी 4 आदमियों में इज्जत रख लेना बस। क्रिशल सास का रवैया देखकर परेशान हो गई। उसने हेमंत को बुलाया और अपनी भाषा में कहा, हेमंत, माँ ने मेरी भाषा नहीं समझी, लेकिन मैंने माँ की चिंता जान ली है। मैं खाने में भारतीय खाना ही बनाऊंगी, बस आप मुझे सामान ला कर दे दो। लेकिन क्रिशल, तुमने कभी इंडियन फूड बनाया नहीं है, अगर बिगड़ गया तो? आप और यूट्यूब है ना। क्रिशल ने फटाफट खीर, पूरी और छोले चावल बना लिए, साथ में खीरे और दही का रायता भी। उसे लगा कि शायद अभी सब्जी कम है, तो उसने फटाफट दम आलू भी बना लिए। हेमंत, बस यस को स्वाद लिन्होस। मेरा मतलब, आप इसे खाकर देखो कैसा बना है। अरे वाह, मजा आ गया। क्रिशल, तुमने बहुत मेहनत की है। सच में माँ बहुत खुश हो जाएंगी। कुछ समय बाद रिश्तेदार और पड़ोसी भी आ गए। अलकनंदा अभी दूसरी तैयारियों में जुटी थी। नाश्ते के बाद अलकनंदा ने खाना परोसने को कहा, लेकिन अपने जैसा खाना देख वह खिल उठी और बोली, बहू, जो तुमने उल्टे सीधे नाम लिए थे वो इसी खाने के थे? नहीं माँ, वो सब नेपाली खाना था, पर मुझे लगा कि आपको या किसी को पसंद नहीं आया तो आपको तकलीफ होगा। सब मेरे बारे में क्या सोचेगा कि नेपाली बहू को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं YouTube देखकर ये खाना बनाया। बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। खाना खाने के बाद सब ने नेपाली बहू की पहली रसोई की खूब तारीफ की और खूब नेक और आशीष दिए। सब लोगों ने कहा कि भगवान ऐसी संस्कारी और स्वादिष्ट खाना बनाने वाली नेपाली बहू सबको दे। ये सुनकर अलकनंदा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अलकनंदा ने क्रिशल का माथा चूमा और उसे गले से लगाते हुए कहा, बहू, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना माँ बाप की बच्ची इतनी संस्कारी हो सकती है। आज से तुम मेरी बेटी हो। हेमंत ने तुम्हारे बारे में सब बताया। तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। और इस तरह
क्रीशल की रसोई से उसे मान सम्मान और माँ का प्यार मिल गया। सारू नगर के एक व्यापारी सतीश की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर थी, जैसे किसी कारीगर ने पत्थर को तराश कर बनाया हो। लेकिन उसकी सौतेली माँ शकुंत उसके साथ हमेशा जानवरों का सा व्यवहार करती। उसकी एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम कीर्ति था। दोनों बहनें बड़ी हो गई थीं। तू फिर से खाना खाने लगी? अरे पेट है या कुआं? जब देखो खाना चाहिए ठूसने को। हाँ, कुछ हाथ पैर भी चला लिया कर, दिन पर दिन फैलती जा रही है। ये क्या कह रही हो माँ? आपने कल सुबह से तो आज दिया है खाना। काम करते करते चक्कर आने लगते हैं, और कितना काम करूं मैं? तेरी तो जुबान भी चलने लगी है। घर का काम ही तो कराती हूँ, राजमहल नहीं भेजती चाकरी कराने। आने दे तेरे बाप को, तब देखना वो तेरा क्या हाल करते हैं। नहीं नहीं माँ, पिताजी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो बहुत मारेंगे मुझे। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। शकुंत हमेशा ऐसे ही करती थी। सतीश जब लौटता वह हमेशा उसे सारू के बारे में झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर भड़काती, और फिर वो सब सुनकर सतीश उसे बुरी तरह मारता। सतीश एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर नगर से बाहर ही रहता था, जिसका शकुंत बहुत फायदा उठाती और सारू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सारू भी अपने पिताजी से बहुत डरती थी। एक दिन शकुंत ने पूछा, क्या कर रही है सारू? माँ, सब्जी काट रही हूँ। सब्जी छोड़, एक काम कर, कीर्ति के सिर में तेल लगाकर मालिश कर दे। मेरी बच्ची के सिर में बहुत दर्द है। माँ, मुझे भी बुखार लग रहा है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। कोई काम बता दो तो तेरी तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, हरामखोर कहीं की। शकुंत उसे पहनने के लिए हमेशा अपनी बेटी कीर्ति के फटे पुराने और ऊंचे नीचे कपड़े देती। वह ना उसे बालों में तेल डालने देती थी और ना ही कंघी करने देती। वह हमेशा डरती थी कि कहीं सारू के सामने उसकी बेटी फीकी न पड़ जाए। कीर्ति सांवली थी और सुंदर भी नहीं थी, इसलिए शकुंत उसे खूब क्रीम पाउडर लगाने को कहती। माँ, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। थू थू, कहीं मेरी बेटी को किसी चुड़ैल की नजर न लग जाए। आ तो जरा काला टीका लगा दूं। देखो तो माँ, सारू दीदी मेरी तरफ कैसे आंखें फाड़ कर देख रही है। तुझसे तो ये जन्म से ही जलती है, जन्म जली। हाँ। नगर में घोषणा हुई कि वहां के राजकुमार की तबीयत खराब है। दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। एक महात्मा ने बताया है कि एक पवित्र और दयावान इंसान के छूने से ही वो रोग मुक्त होंगे। इसीलिए सभी लोग राजमहल में आमंत्रित हैं। जिसके भी छूने से राजकुमार अच्छे हुए, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शकुंत खुश होकर बोली, अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है। मेरी कीर्ति से अच्छा दिल भला और किसका हो सकता है। अगर मेरी कीर्ति के छूने से राजकुमार ठीक हो गए तो मैं तो उनसे राजमहल ही मांग लूंगी। फिर मैं बनूंगी रानी और मेरी बेटी राजकुमारी। माँ, क्या हम दोनों भी चलेंगे राजमहल? हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। मैंने तो आगे का भी सोच लिया है। मुझे यकीन है कि तेरे छूने से राजकुमार जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूंगी? शक्ल देखिए अपनी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, तेरे अंदर तो वैसे भी मेरी बेटी के लिए जलन भरी हुई है, फिर तू पवित्र आत्मा कैसे हुई? शकुंत ने अपने और कीर्ति के लिए बहुत सुंदर कपड़े खरीदे और तैयार होकर राजमहल जाने लगी। माँ, मुझे भी ले चलो ना। जब तक हम वापस ना आ जाएं, यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना, समझी? शकुंत ने उसे घर में बंद किया और माँ बेटी दोनों राजमहल चली गईं। सारू अकेले रोती रही। उसे अकेले बहुत डर लगने लगा। वह हाथ जोड़कर भगवान से बोली, भगवान, आप मुझे मेरी माँ के पास क्यों नहीं बुला लेते? मेरी ये माँ मुझे बहुत सताती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप कहाँ हो?
आप ही मेरे पास आ जाओ ना। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कौन है? जाओ यहाँ से, जाओ। डरो मत बेटी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अब आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। माँ और कीर्ति दोनों राजमहल चले गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी चलूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरा भी बहुत मन था वहाँ जाने का। लो, मैंने सारे दरवाजे खोल दिए, अब तुम जा सकती हो। कैसे जाऊं? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। सुना है वहाँ सब लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे, वरना राजमहल में कोई घुसने नहीं देगा। अच्छा, ये बात है, तो ये लो नया फूलों का कुर्ता। आत्मा ने अपनी शक्ति से सारू को एक फूलों का कुर्ता दे दिया। सारू उसे पहनकर तैयार हो गई। परछाई ने कहा, अभी थोड़ी कमी है बेटी। आत्मा ने उसकी तरफ उंगली घुमाई तो वह फूलों के गहनों से सज गई। अब वह तैयार थी। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? लो ये अंगूठी, आंख बंद करके जहां कहोगी ये तुम्हें वहीं पहुंचा देगी। आप बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। पलक झपकते ही सारू राजमहल पहुंच गई। सारू को देखते ही वहां के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अरे कौन है ये खूबसूरत लड़की? लगता है जैसे परी लोक से आई हो। ऐसी सुंदर लड़की तो आज तक नहीं देखी। माँ, जरा गौर से देखो, ये तो सारू दीदी लग रही है। उसका मुंह और मसूर की दाल, वो तो यहाँ सपने में भी नहीं आ सकती। कुर्ता देख रही है उसका, फूलों से बना है। ऐसे दुर्लभ फूल तो हमने आज तक नहीं देखे। और उसके फूलों के गहने, लगता है किसी राजा की बेटी है। सब लोग बारी बारी से राजकुमार के माथे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब कीर्ति की बारी थी। कीर्ति, अच्छे से हाथ रखना। मुझे भरोसा है कि इस बार राजकुमार जरूर उठ बैठेंगे। लेकिन कीर्ति के हाथ रखने से कुछ नहीं हुआ। शकुंत हैरानी से बोली, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, एक बार फिर ठीक से रखो। अरे, ये क्या हो गया? अच्छा रुक, मैं रख कर देखती हूँ। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी कुछ नहीं हुआ। शकुंत माथे में हाथ मारते हुए पीछे हट गई। सब राजकुमार के माथे पर हाथ रख चुके थे। इस बार सारू की बारी थी। सब ने फूलों के कुर्ते वाली लड़की के लिए रास्ता छोड़ दिया। सारू ने राजकुमार के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर बहुत प्यार से हाथ रखा। राजकुमार की तुरंत आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गए। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। देखो, मैं ठीक हो गया। तुम कौन हो? फूलों के कुर्ते वाली लड़की? सारू शकुंत की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, मैं इनकी बेटी हूं। शकुंत कुछ कहने की अवस्था में नहीं थी। वह खुद नहीं जानती थी कि सारू यहां ऐसे कैसे। आप धन्य है माँ, जो आपने इतने पवित्र और अच्छे दिल वाली बेटी को जन्म दिया। मैं इन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। ये मेरी कोई बेटी नहीं है। ये तो बहुत बुरी है। मेरी बेटी तो कीर्ति है, दिल की बहुत ही अच्छी है, किसी का दुख देख ही नहीं सकती। आप इसे छोड़िए, कीर्ति से शादी कर लीजिए। ये तो मेरी सौतेली बेटी है। बंदी बना लो इस औरत को। जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपनी सौतेली बेटी को बुरा साबित कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं राजकुमार, मेरी माँ ऐसी नहीं है। बस कीर्ति के लिए ज्यादा प्यार उनके मन में लालच ले आया। इन्हें छोड़ दो। सारू की बात सुनकर राजकुमार ने उन्हें छोड़ दिया। सारू, तू तो वाकई पवित्र आत्मा है। तूने मुझे काल कोठरी जाने से बचा लिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ, एहसान कैसा?
आप मेरी माँ हैं, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। फूलों के कुर्ते वाली लड़की, जिस तरह इन फूलों की खुशबू से ये राजमहल महक रहा है, मैं चाहता हूं कि ये राजमहल जिंदगी भर ऐसे ही महकता रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ दिनों बाद सारू और राजकुमार की शादी हो गई और वह फूलों का कुर्ता हमेशा उनकी जिंदगी को महकाता रहा।